हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का भारतीय भवन का फिजिक्स ऊर्जा के स्रोत यानी कि चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत ईंधन यानी कि अच्छा ईंधन क्या है, ये सब हम जान चुके थे। जिसका भंडारण क्या हो और परिवहन आसान हो वो अच्छा ईंधन होता है। और जो जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जो जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता हो, जो जलने पर विषैले उत्पाद उत्पन्न नहीं करता हो, ये सारे गुण जिसमें पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा ईंधन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा का अच्छा स्रोत यानी कि ऊर्जा का जो है अच्छा स्रोत क्या होता है, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, चाहे किस ऊर्जा में कौन कौन से गुण पाए जाएंगे तो उसको हम अच्छा ऊर्जा स्रोत की कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या ऊर्जा का अच्छा स्रोत यानी कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। तो हम बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। ठीक है, या इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा यानी कि अच्छा ईंधन क्या है। तो अच्छा ईंधन क्या है, तो जो हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में उसको हम लिख सकते हैं सजा के पॉइंट वाइज करके। ठीक है, तो अच्छा ईंधन हो जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है तो हमको बताना होगा, सजा के लिखना होगा। तो हम लिखेंगे ऊर्जा का अच्छा स्रोत वो है जिसमें ये निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत ये है जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो कौन सा गुण है, सबसे पहले देखते हैं। पहला गुण कह रहा है कि जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा देगा। बात समझे, जो प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा देगा, यानी कि हम उसमें एक यूनिट, एक इकाई, एक द्रव्यमान या एक लीटर या एक ऐसा, आयतन का मतलब क्या होता है, लीटर नहीं होता है, उसका हम उसका एक का यूज करें तो हमको अधिक मात्रा में क्या हो, ऊर्जा की प्राप्ति हो। तो उस प्रकार के ऊर्जा को हम उस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत को हम क्या कहेंगे, अच्छा ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं, यानी कि कम में ज्यादा मात्रा में हमको प्राप्त हो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जो सुलभ हो। सुलभ मतलब जो संभव हो। संभव मतलब क्या होगा, जो कहीं आसानी से प्राप्त हो सके, जिसको हम आसानी से पा सके, उसको को सुलभ कहा जाता है। ठीक है, तो जो सुलभ हो जिसको हम आसानी से पा सकते हो। अब मान लेते हैं ऊर्जा का स्रोत है, उसको खोजने के लिए कहीं दूर दूर जाना पड़े, जल्दी से मिलवे नहीं करे, तो वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत का मतलब जो सुलभ हो, जो आसानी से हमको क्या हो, मतलब प्राप्त हो जाए, तो वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहलाता है। तीसरा देख लेते हैं, कर जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सकता हो। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, ईंधन में भी ये था ना, यानी जिसका भंडारण और परिवहन। भंडारण का मतलब तो हम जानते हैं क्या, एकत्रित करना। परिवहन का मतलब आवागमन, यानी कि इसको ले जाना लाना हो। तो कह रहे जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सकता हो, तो वो भी क्या कहलाता है, अच्छा ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सस्ता हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यानी कि अगर सस्ता होगा तो सभी लोग यूज करेंगे, सस्ता नहीं होगा तो सभी लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो महंगा हो तो सभी लोग यूज कर पाएंगे, एक मिडिल क्लास फैमिली इसका यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सस्ता है तो सभी लोग थोड़ा बहुत उसका यूज कर सकते हैं, तो जो सस्ता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर गुण पाया जाता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। समझ में आ गया, यानी कि पहला पॉइंट कर जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान की कार्य की विशाल मात्रा देगा, नहीं कम ही यूज करें तो अधिक मात्रा में हमको मतलब उसमें से मात्रा मिले। दूसरा कार्य जो सुलभ हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सकता हो, और जो क्या हो, सस्ता हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन होता क्या है पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको देख लिया जाता है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो जैसे कि जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि ये जो एक सृष्टि है, सृष्टि है, ठीक है, कभी ऐसी कोई घटना घटी होगी जिसके कारण ये सृष्टि प्रलय में, मतलब जो प्रलय आ गया होगा, मान के चलो, तो जब प्रलय आ गया तो जो ऊपर वाला जो वस्तु है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, तो जब नीचे चला जाएगा तो ना वहां पर हवा जाएगा ना ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन हवा एक ही होता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वहां के ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कुछ ईंधन का निर्माण होगा। ठीक है, तो जो ईंधन का निर्माण होता है उसी ईंधन को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बिना कि 2-4 साल में बन जाएगा ऐसा नहीं होता है, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाता है और खत्म होने में कोई समय नहीं लगता है। बात समझे, ये बात जानकारी हो, कोई भी काम करते हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में समय लगता है, नहीं लगता है। तो जीवाश्म ईंधन यही है कि जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, करोड़ों वर्षों तक कोई वस्तु जो है, मतलब मान लो पेड़ पौधा हो गया, चाहे जानवरों का शरीर अपशिष्ट हो गया, ठीक है, मानव शरीर हो गया, जो पृथ्वी के अंदर दब गया है, दब जाने के कारण वहां पर हवा की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
वो गैस का निर्माण हुआ, कोई ईंधन बना, वही ईंधन जब बाहर आता है तो उसको क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन देखेगा लो तू लोग, कोयला, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी के अंदर से, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी के अंदर से। प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी के अंदर से। ये सब क्या है? ये सब जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना? तो चलो देखते हैं इसको। तो जीवाश्म ईंधन क्या है हमारा? तो कह रहा है कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा जीवाश्म ईंधन बने होते हैं। जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं? करोड़ों वर्षों तक बात हो रहा है, 1 बरस 2 बरस नहीं, कितना बरस? करोड़ों बरस। कितना जन्म लेंगे, कितना जन्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये काम होगा, ठीक ना। तो समझ लो एगो चीज बनने में, एगो जीवाश्म ईंधन बनने में कितना समय लगता है। हम लोग क्या करते हैं? आंख मूंद के ऐसे ही खत्मा देते हैं। कैसे खत्मा देते हैं? आंख मूंद के खत्मा देते हैं। तो मैंने आंख मूंद कैसे खत्माते हैं? कैसे उसको हम यूज करते हैं? गाड़ी हो गया, जहाँ पैदल जाना है वहां पर हम हड़ाड़ा के जाते हैं गाड़ी से, तो ईंधन खत्म होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान लेते हम जहाँ पैदल जा सकते हैं वहां पर हम गाड़ी से जाएंगे, पैदल नहीं जाए, स्टैंडर्ड घट जाएगा, तो वहां पर ईंधन का हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? बिना काम के उसका यूज करते हैं और उसका भुगतान एक दिन हमको भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? कि इसकी समाप्ति हो जाएगी, इसकी कगार, इसका जो लिमिट है, यानी जो जीवाश्म ईंधन है, अब इतना थोड़ी है कि पूरा विशाल मात्रा में है, कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा है नहीं है, ये समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उस दिन हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी डुगड़ा के लेके चलेंगे, फिर साइकिल वाला जमाना आ जाए, फिर पाउडिल मालो आगे बढ़ो, और कान उठे वाला बीमारी खत्म। समझ रहा हूँ? एबार क्या करते हैं? वोट देते हैं, कान कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। तो कैसे? जो जीवाश्म ईंधन उपलब्ध है इसलिए। पहले कितना सस्ता था? सस्ता था ना। अब कितना महंगा हो गया है? क्योंकि इसका जो मात्रा है, उपलब्धता है, वो क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, और गाड़ी का यूज क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसका उपयोग हमेशा बढ़ रहा है। तो जब बढ़ेगा तो इसका दाम भी क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका मात्रा घट रहा है, गाड़ी का मात्रा बढ़ रहा है, इसलिए जो 30 रुपए 40 रुपए मिलता था वो कितना मिल रहा है? 110 रुपए, 108 रुपए, 109 रुपया मिल रहा है। पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो किसके वजह से? ये समझ लो कि ये खत्म होने वाला है, खत्म होएगा तो इसका महंगाई और भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मान लो सोने चांदी की बात करें, बाजार में तो खूब मिलता, हर जगह वैसा ही मिल जाता फ्री में, माने वैसा ही मिलता, तो उसका दाम क्या होता? सस्ता होता कि महंगा होता? सस्ता होता। कोई नहीं पूछता है, एकदम पूरा एकदम घर भर भर घेट पहनता लो, हाथ में सब सोने चांदी चलता, चलता कि नहीं चलता? जब सस्ता होता तो अब, जब वो नहीं मिलता इसलिए नु महंगा है। बात समझ में आ रहा ना? तो जब यही नहीं मिलेगा तो ये भी क्या होगा? ये भी महंगा ही होगा। तो वही कह रहा है कि करोड़ों वर्ष, समझ लो कितना बरस लगेगा इसको, मान करोड़ों वर्ष कितना हुआ, ठीक है। आदमी 80-90 पार करते करते दूसर का जन्म में चल जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, तो यहाँ करोड़ों बरस हो रहा है, वो 100 बरस 200 बरस की बातें अलग है। तो करोड़ों बरस पृथ्वी के सतह में जो पदार्थ है, पौधा है, मानव का शरीर है, चाहे पशुओं का जो शरीर अवशेष छुपा रहता है, उसी से जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि जीवाश्म ईंधन तुम लोग भूलेगा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिकों के अणु है। अब बताओ जीवाश्म ईंधन से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, यानी ऊर्जा युक्त है, उससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे में आ जाओ, कोयला, पेट्रोलियम, और क्या है? प्राकृतिक गैस है। इसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत में क्या आ जाएगा? कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अब यहाँ पे बात और आ रहा है अनवीकरणीय स्रोत, तो इसका अपोजिट आएगा नवीकरणीय स्रोत, आएगा ना। तो अनवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है, इसको भी पहले हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय के मतलब होता है जिसको हम पुनः पा सकते हो, यानी जिसकी प्राप्ति होते रहती है। समझ रहे हो ना? और नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका एक बार हम यूज कर दिए, दोबारा उसको नहीं पा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है? जिसका उपयोग किया जाए फिर उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय स्रोत कहेंगे। जैसे मान लो वन, वन क्या है?
नवीकरणीय क्यों नवीकरणीय है? एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ये है नवीकरणीय। जैसे कि मान लेते हैं हम आज गाछ काट दिए, पूरा सोर से थोड़ी काटना है, माने काट दिया गया, पेड़ पौधा काट देते हैं, फिर देखते हैं अपने से पनप जाता है, पनपता है, फिर काट के और फिर देखो क्या होता है, पनप जाता है, होता है कि नहीं होता है? यानी कि ये कभी खत्म होगा? मान लो जंगल झाड़ी लगा रहता है, वन वगैरह तो उसको काट दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर क्या होता है, फिर पनपने लगता है, फिर बढ़ जाता है, तो वो समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय स्रोत कहेंगे। अनवीकरणीय स्रोत हो जाए, जैसे कोयला हो गया, एक बार कोयला का यूज कर देंगे फिर दोबारा हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। पेट्रोल को एक बार हम धुएं में जला दिए, मोटरसाइकिल से हवा निकाल दिए, मतलब साइलेंसर में निकाल दिया, तो फिर दोबारा हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जब समाप्त हो जाएगा उसका यूज हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। नवीकरणीय में जैसे सूरज का प्रकाश हो गया, सूरज का प्रकाश क्या है? नवीकरणीय क्यों नवीकरणीय है? नवीकरणीय है। क्यों? क्योंकि जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक सूर्य अपना प्रकाश देता रहेगा, यानी कि जब तक सूर्य, तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? नवीकरणीय। हवा की बात किया जाए, हवा क्या है? नवीकरणीय क्यों नवीकरणीय है? ये भी खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो जो पेड़ पौधा हो गया ये सब क्या है? नवीकरणीय है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? जीवाश्म ईंधन का ऐसा स्रोत है ईंधन का अनवीकरणीय है। आगे बढ़ते हैं। अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। जब अनवीकरणीय है तो इसका संरक्षण भी क्या है? आवश्यक है। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाव। संरक्षण मतलब बचाव। तो हम जानते हैं कि ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? बचाया बचाया के यूज करेंगे, कम कम यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसका संरक्षण क्या है? आवश्यक है। नहीं तो यूज करें आंख मूंद के, खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? बैठ के टन टन गोपाल। ठीक है। आगे चलते हैं। करा यदि हम ऐसी तेज दरों पर इन स्रोतों का उपयोग करना जारी रखेंगे तो ऊर्जा के ये स्रोत शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा के संकट को ध्यान में रखकर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई है। देखो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज हम क्यों करते हैं। समझ रहे हो? अगर इसमें कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार अभी हम लोग जितना स्पीड से, जितना रेस से, जितना तेजी से इसका हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं होगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि यह क्या हो जाएगा? शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो संकट आ जाएगा। जो चीज समाप्त हो जाता है तब ना उसका संकट आता है। तो जब संकट आ जाता है, तो जब ऊर्जा की समाप्ति हो जाएगा, तो ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा संकट को ध्यान में रखने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम पहले ही से इसका व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा तो संकट आएगा। तो ठीक है। तो ऊर्जा संकट को ध्यान, ऊर्जा संकट नहीं आए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जाती है कि मानो इससे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे किसी और माध्यम से हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ आएगा ना? वैसे हम लोग क्या करते हैं? बहुत तेजी से इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा रोक लगाने की जरूरत है। अब पूरा काम अगर देखा जाए A to Z, ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर है। यानी कि सारा कोई भी काम हो, जैसे कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह पहले चलता था, वहां पर भी इसका क्या क्या कोयला का उपयोग किया जाता था, डीजल पेट्रोल वगैरह का उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अब कहीं कहीं तो हमको देखने को ऐसा भी मिलता है जहां पर सोलर प्लांट लगाया जाता है। तो सोलर प्लांट लगा देने से क्या होता है? वहां पे थोड़ा सा बिजली हो गया, इस सब का खपत क्या होता है? कोयला वगैरह का खपत जो कोयला से चलता था, वो अब क्या चलता है? बिजली से चलता है। तो वहां पर इसका खपत हुआ कि ना? पहले तो ट्रेन में भी देखा होगा लो, तो उसमें कोयला से बेलचा से कोयला उठाता था लो, डिब्बा में डालता था लो, जितने डालाएगा उतने भागेगा। 16 फील्ड में तो लो देखा होगा लो। ठीक है। तो वहां पर पहले कैसे चलता था? कोयला से चलता था, ईंधन से चलता था। अब क्या है? आराम से ऊपर 2 तार सटा हुआ है, उसी में से, उसी के माध्यम से ट्रेन क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है। तो वहां पर ईंधन का कुछ बचत हुआ ना? चलो, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? ईंधन का बचत करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की हम क्यों खोज करते हैं। तो यही बता देना है कि यदि हम ऐसे ही तेजी दर से अगर ऊर्जा का उपयोग करते रहेंगे तो एक दिन ये क्या हो जाएंगे? शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। और ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए, चाहे ऊर्जा संकट नहीं आए, इसलिए हम क्या करते हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन की हानियां। तो इससे कुछ हानियां भी है। जीवाश्म ईंधन से क्या है? हानियां है, नुकसान है, कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है। पूछता है जीवाश्म ईंधन के कुप्रभाव बताइए। तो जीवाश्म ईंधन के क्या कुप्रभाव हैं, क्या हानियां हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो कोयला पेट्रोलियम ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कोयला पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन। तो कह रहा है कि कोयला या पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से वायु प्रदूषित होता है। तो देखता है
कि जब कोयला जलाता है, कोयला जलाया जाता है तो क्या होता है, धुआं निकलता है। धुआं निकलेगा तो कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। वायुमंडल में क्या पाया जाता है, हवा वगैरह सब उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। तो हवा को ये क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। हवा मतलब वायु। तो जब कोयला पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो इसके कुछ उत्पाद निकलते हैं, जो उत्पाद निकलते हैं वो उत्पाद जाके क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित कर देते हैं। तो कोयला पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं, अम्लीय वर्षा है। अब जैसे देख लो, इसको समझते हैं। जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन और क्या, सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो क्या क्या निर्माण होगा, किस किस चीज का निर्माण होगा, तो कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये अम्लीय वर्षा है। कौन, ये जो हमको दिखाई दे रहा है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड, ये क्या है, ये सब अम्लीय वर्षा है। तो अम्लीय वर्षा से क्या होता है, अम्लीय वर्षा से क्या होता है, अगला पॉइंट हम क्लियर करते हैं इसको। इनको जलाने से अम्लीय वर्षा होता है। किनको जलाने से भाई, जीवाश्म ईंधन को जलाने से। जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो क्या होगा, अम्ल के रूप में अम्लीय वर्षा होगा। अम्लीय वर्षा से क्या होता है देख लो, अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे पानी, भूमि, संपत्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। जब अम्लीय वर्षा होगी तो जहां बारिश है वहां पर थोड़ी, वहां पर जहां पानी उनी पहले से लगा हुआ है, समुद्र हो गया, नदी हो गया, उसमें नहीं होगा, उसमें भी होगा। तो जब उसमें उसका मात्रा मिल जाएगा तो वो पानी पीने लायक रहेगा, यूज करने लायक रहेगा, नहीं रहेगा। अगर यही अम्लीय वर्षा हमारे फसलों पर आ जाए, हमारा फसल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, यानी भूमि संपत्ति को भी प्रभावित करता है। कौन, अम्लीय वर्षा होता है वो। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन है ना। तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे तो वो क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनाएगा। और ये सब क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा होते हैं। और इसी के द्वारा अम्ल वर्षा होती है, जो हमारे भूमि और पानी को क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। इससे वायु प्रदूषण के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे गैसों द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। ठीक है। अब देख लो, इससे तो हम जान गए कि वायु प्रदूषण होता है किससे, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा किस चीज का प्रभाव पड़ता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो भी पड़ता है। किसके वजह से, जीवाश्म ईंधन के उपयोग की वजह से। यहाँ तो हम देख सकते हैं ये सब जीवाश्म ईंधन की हानियां हैं, लेकिन इसके बिना काम भी हमारा चलने वाला नहीं है। ठीक है, आदमी जानता है फिर भी उसका उपयोग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि पृथ्वी की गर्म सतह दीर्घ तरंगों के अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। जो पृथ्वी की सतह है वह दीर्घ तरंग दैर्घ्य के जो विकिरण है उसको उत्पन्न करती है, मतलब निर्माण करती है, जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से परिवर्तित होकर पृथ्वी की चारों ओर मुड़ जाती है। वो जब विकिरण निकलती है तो वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आती है और पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। यानी कि चारों ओर से उसको क्या करती है, घेर लेती है। तो चारों तरफ से घेर लेती है। अतः वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह काम करता है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिल जाएगा तो वायुमंडल के चारों तरफ जैसे कि चादर होता है, जिससे कि आदमी को इतना घेर लेता है, ढक लेता है। समझ रहे हो, आदमी को एक तरफ चारों तरफ चादर ढक लेता है। तो उसी प्रकार ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो चादर बनेगा वो पृथ्वी को क्या करेगा, चारों तरफ से ढक लेगा। और जब उसमें सूरज का प्रकाश आएगा, समझ रहे ना, जब सूरज का प्रकाश उसमें आएगा तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो जब बाहर नहीं जा पाएगा तो उसमें गर्मी की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक बढ़ेगी। और इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह काम करता है, जिससे सूर्यास्त के बाद भी ताप कम नहीं हो पाता है। यानी कि जब तक सूर्य है तो ठीक है, टेम्परेचर में रहेगा, लेकिन सूर्य डूब जाने के बाद भी उसमें का टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो पाता है, उतना ही टेम्परेचर रहता है। क्यों, क्योंकि वो चादर की तरह काम कर रहा है। उसमें से जो सूर्य का गर्मी है वो बाहर फिर दोबारा नहीं आ पाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो जो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर कवर करके रखता है, घेर कर रखता है, जब घेर कर रखता है, ठीक ना, तो जो उसका बनता है शेप,
उसमें जब सूर्य का प्रकाश आता है फिर सूर्यास्त हो जाता है तो उसमें का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं हो पाता है, और इसे ही प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा इतना कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।